वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस और हिस्टोरिकल वीडियो देख सकें। अब ये कहानी शुरू होती है। पैसा इंसान से कुछ भी करवा सकता है। जब इंसान में आशा के साथ साथ लालच भी जुड़ जाता है तो दो लोगों द्वारा अपनी जिंदगी में लिया गया एक फैसला उनकी जान पर बनाता है। असल में क्या हुआ ये जानने के लिए इस कहानी को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। सच कह रहा हूं, ये बहुत ही ज्यादा भयानक है। बात 2002 के साल की है। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की सर्दी थी और सारी सड़कें कोहरे से ढकी हुई थीं। चंदू नाम का एक लॉरी यानी ट्रक ड्राइवर और उसका हेल्पर राजू दोनों लॉरी चलाकर अपनी गुजर बसर करते थे। उन्हें जहां का भाड़ा मिलता वे वहीं चले जाते थे। इसी तरह वे दोनों उस लॉरी पर काम करते आ रहे थे। एक दिन जब चंदू और राजू दोनों अपने कमरे में थे तब चंदू के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आती है। वो नंबर चंदू की पहचान का नहीं था, लेकिन नंबर देखकर चंदू फोन उठा लेता है। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से एक व्यक्ति बहुत ही गंभीर आवाज में बात करता है। चंदू, मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। ऐसा कहकर वो व्यक्ति ही बोलता जा रहा था और चंदू बिना कुछ बोले बस सुन रहा था। हमारे पास एक सीक्रेट लोड है, गुप्त सामान। अगर तुम उसे हमारे बताए गए पते पर पहुंचा दोगे तो हम तुम्हें 10 लाख रुपए देंगे। उस आदमी के इतना कहते ही चंदू और राजू दोनों हैरान रह जाते हैं। वो लोड क्या है सर? चंदू पूछता है। ये सब जानना है तो कल मेरे बताए गए पते पर आ जाओ, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। ऐसा कहकर वो फोन पर ही पता बता देता है। पता बताने के बाद वो कॉल काट देता है। इतने सारे पैसों का ऑफर मिलने पर चंदू और राजू बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन इतने पैसे दे रहे हैं तो असल में वो लोड क्या होगा इस बारे में वे सोच भी नहीं पाए। वे सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह हो गई। चंदू और राजू दोनों मिलकर उस व्यक्ति के बताए गए पते पर गए। वहां जाकर वे उस आदमी से मिलते हैं। उससे मिलते ही चंदू पूछता है, वैसे हमारा नंबर आपको किसने दिया? हमारे पते के बारे में आपको कैसे पता चला सर? वो आदमी कहता है, वो सब हम किसी तरह पता कर ही लेते हैं। तुम बस मेरे कहे अनुसार लोड को हमारे बताए पते पर पहुंचा दो, तुम्हें 10 लाख रुपए मिलेंगे। बोलो क्या कहते हो? असल में आप काम बताए बिना 10 लाख कह रहे हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि काम क्या है? चंदू और राजू दोनों पूछते हैं। ठीक है, मेरे पीछे आओ। ये कहकर वो उन दोनों को एक गोदाम में ले जाता है। वहां ले जाकर वो उन्हें मूर्तियां दिखाता है। वे सभी सोने की प्राचीन मूर्तियां थीं। उन्हें देखते ही चंदू और राजू डर गए। क्या सर ये स्मगलिंग है? ये बहुत जोखिम भरा काम है। अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो हमारी जिंदगियां ही खराब हो जाएंगी। ऐसा कहकर राजू और चंदू एक दूसरे का मुंह देखने लगे और घबरा गए। तुम लोग डरो मत, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता कर लिया है। मुझे ये भी पता है कि तुम बहुत समझदार हो, इसीलिए ये काम तुम्हें सौंप रहा हूं। अगर तुम इन मूर्तियों को सही सलामत मेरे बताए पते पर पहुंचा दोगे तो मैं 10 लाख के साथ साथ 2 लाख रुपए और ज्यादा दूंगा। ऐसा सुनते ही चंदू और राजू एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सर 1 मिनट, हम आपस में बात कर लेते हैं, कहकर वे दोनों किनारे आ जाते हैं। अरे राजू, क्या बोलता है? 12 लाख रुपए मिलेंगे, हमारी जिंदगी के सारे कर्ज उतर जाएंगे, हम खुशी से रह सकते हैं। अगर हम ये एक डील मान लें तो हमारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। चंदू कहता है। तब राजू भी कहता है, भैया आप सच कह रहे हैं, हम कई बार उस रास्ते से जा चुके हैं। अगर हम चतुराई से ये काम कर लें तो वो 12 लाख हमारे हो जाएंगे और हमारी मुसीबतें भी खत्म हो जाएंगी। चलो मान लेते हैं। राजू के भी ऐसा कहने पर दोनों उस आदमी के पास आते हैं और कहते हैं कि डील पक्की है। जब उन्होंने पूछा कि स्मगलिंग कब करनी है तो स्मगलर ने कहा, कल रात 8 बजे तुम लॉरी लेकर यहाँ आ जाना। तभी चंदू और राजू उसे एक बात बताते हैं। ठीक है, लेकिन कल हमारे आने तक यहाँ धान की भूसी की बोरियां अच्छी तरह से भरी होनी चाहिए। साथ ही चावल की भी लगभग 100 बोरियां होनी चाहिए। आप बस इनका इंतजाम करके रखिएगा, बाकी सब हम देख लेंगे। इसके बाद वे वहां से चले जाते हैं। अगले दिन वे लॉरी लेकर आते हैं और उस गोदाम के पास लगा देते हैं। तभी वो स्मगलर चंदू के पास आता है और पूछता है, अब इसे कैसे करोगे? लोड कैसे करोगे? तब चंदू अपने सोचे हुए प्लान के मुताबिक अपने आदमियों की मदद से सबसे पहले कुछ चावल की बोरियां, उसके बाद कुछ धान की भूसी की बोरियां और बीच में मूर्तियां रखवाता है। चारों तरफ इसी तरह सेट करके अंत में भी चावल की बोरियां ही दिखने लगे। इस तरह मूर्तियों को बीच में रखकर लॉरी को फुल लोड कर देता है। उसका ये काम देखकर वो स्मगलर हैरान रह जाता है। फिर वो आकर चंदू को पता देता है। पता देते हुए वो आदमी कहता है, देखो ये काम मैं तुम पर भरोसा करके सौंप रहा हूं, इसे बहुत ही सावधानी से करना है। अगर तुमने इन मूर्तियों को लेकर भागने की कोशिश की तो तुम्हारे घर वालों में से किसी की जान नहीं बचेगी, हम सबको मार डालेंगे। हमने पहले ही तुम दोनों के परिवारों से जुड़े सारे प्रूफ अपने पास रख लिए हैं।
ये कहते हुए वो उन्हें सब दिखाता है। ऐसा दिखाने पर चंदू उसे हिम्मत देते हुए कहता है, आपको ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। हम किसी भी तरह आपके कहे अनुसार इन मूर्तियों को उसी पते पर ले जाएंगे। आप हमारे पैसे तैयार रखिए, बिल्कुल डरिए मत। 8 बज चुके थे। लोड पूरा करने के बाद वो उसे रस्सियों से बांध देता है। ऊपर अगल बगल आगे और पीछे चावल की बोरियां होती हैं। उनके बीच में धान की भूसी की परतें होती हैं और बिल्कुल बीच में मूर्तियां होती हैं। फिर वे पता लेकर लॉरी स्टार्ट करके वहां से निकल पड़ते हैं। जाने से पहले उस स्मगलर ने कहा था, सावधान रहना। अब लॉरी सड़क पर चढ़कर जा रही थी। देखते ही देखते रात के 9 बज गए। सर्दियों का मौसम था। थोड़ी दूर जाने पर ही एक चेक पोस्ट दिखाई दी। वहां सारे पुलिस वाले आग जलाकर लाठियां पकड़े खड़े थे। जैसे ही लॉरी उस चेक पोस्ट के पास पहुंची, चंदू और राजू को थोड़ा डर लगने लगा। पुलिस वालों ने रोशनी में उन दोनों को देखा और सोचा कि ये रोज जाने वाले ही हैं, इसलिए उन्होंने हाथ हिलाकर उन्हें जाने दिया। वे दोनों आगे बढ़ जाते हैं। अरे, पुलिस वालों ने नहीं रोका। अगर बाकी चेक पोस्ट पर भी वे ऐसे ही ना रोके तो हम आसानी से पहुंच सकते हैं, चंदू राजू से कहता है। हाँ भैया, अगर बाकी चेक पोस्ट पर भी पुलिस ना रोके तो अच्छा होगा। ऐसा सोचते और बात करते हुए वे आगे बढ़ते जाते हैं। इस तरह कुछ किलोमीटर का सफर तय करने के बाद उस कड़ाके की ठंड में वे दूसरी चेक पोस्ट के पास भी पहुंचने वाले थे। वो चेक पोस्ट उन्हें अभी 50 कदम की दूरी से दिखाई दे रही थी। उनके दिलों की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि भले ही एक चेक पोस्ट पर ना रोका हो, लेकिन दूसरी चेक पोस्ट पर जरूर चेकिंग करते हैं। ऐसे ही शक के साथ आगे बढ़ते हुए पुलिस वाले लॉरी को रोक लेते हैं। हे भगवान, अब क्या होगा, राजू और चंदू सोचते हैं। उन्हें पहचानने के बाद भी पुलिस वाले कहते हैं कि उन्हें एक बार लॉरी चेक करनी है। जरा भी शक ना होने देने के लिए अपने चेहरों पर मुस्कान लाते हुए वे कहते हैं, ठीक है सर, आप चेक कर लीजिए। वे लॉरी से नीचे उतर जाते हैं। पुलिस वाले पीछे जाते हैं और चाकू घोंप कर देखते हैं। उसमें से चावल गिरते हैं। पुलिस वाले ऊपर भी चढ़ते हैं। जाकर देखने पर वहां भी चावल ही होते हैं। ये जानकर कि ये सब चावल की बोरियां हैं, उन्हें कोई शक नहीं होता और वे ठीक है जाओ कहते हुए इशारा कर देते हैं। दोनों लॉरी में चढ़कर उसे स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन उनके अंदर डर समा गया था। अभी 2 और चेक पोस्ट बाकी थीं। उन्हें डर था कि अगर वे उन 2 चेक पोस्ट पर पकड़े गए तो फंस जाएंगे। इसी डर के बीच चंदू को एक तरकीब सूझती है। इस तरह आगे जाते हुए बीच में एक शॉर्टकट रास्ता आता है। वो रास्ता आगे जाकर फिर से उसी हाईवे से मिल जाता है। चंदू अचानक लॉरी रोक देता है। लॉरी रुकने पर राजू पूछता है, क्या हुआ भैया, आपने लॉरी क्यों रोक दी? अब हमें कोई दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत है भाई, अभी 2 और चेक पोस्ट पार करनी है। ये उतना आसान नहीं है जितना हमने सोचा था। वो देखो, उधर देखो, वहां कोई सड़क है। अगर हम उस सड़क से जाएंगे तो फिर से इसी हाईवे पर पहुंच जाएंगे। वहां से दूसरे रास्ते से हम उनके बताए पते पर पहुंच सकते हैं, चंदू कहता है। ठीक है भैया, तो फिर देर किस बात की, लॉरी घुमाओ। राजू के इतना कहते ही वे तुरंत लॉरी को उस जंगली रास्ते की ओर मोड़ देते हैं। वो जंगल तो नहीं था, लेकिन जंगल जैसी ही एक जगह थी। वहां एक चेतावनी बोर्ड लगा हुआ था, आधी रात को इस सड़क पर यात्रा करना बहुत खतरनाक है, कोई भी ना जाए। इस बोर्ड को पढ़ने के बाद भी वे इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हमें भी तो यही चाहिए था, ये सोचते हुए वे उसी रास्ते पर लॉरी ड्राइव करते रहते हैं। चारों तरफ घुप अंधेरा था और आसमान में चांद धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था। आसपास के पेड़ बहुत भयानक लग रहे थे। लॉरी की हेडलाइट की रोशनी में उस सड़क के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। क्या भैया, इस रास्ते पर तो कोई नहीं दिख रहा, सिर्फ हम ही जा रहे हैं ना? राजू कहता है। अरे राजू, हमें यही तो चाहिए, ऐसे रास्ते पर कोई नहीं आता जाता। वैसे तुमने वहां बोर्ड देखा था? उस चेतावनी बोर्ड पर लिखा था कि इस रास्ते पर जाना खतरनाक है। हमारे जैसों को छोड़कर और कौन हिम्मत करेगा, बताओ? दोनों हंसते हुए आगे जा रहे थे। राजू खिड़की से बाहर देख रहा था। वे पहाड़ियां, खेत और छोटे छोटे गांवों को पार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन उस सड़क के अंदर जाते ही उन्हें एक अजीब सा एहसास होने लगता है। इस तरह काफी दूर तक यात्रा करने के बाद अचानक एक जोर की आवाज आई। लॉरी का टायर फट गया था। चंदू ने सतर्क होकर लॉरी को साइड में लगा दिया। शेट यार, इस समय पर टायर पंचर हो गया, चंदू झुंझलाते हुए बोला। भैया, आप क्या कर सकते हैं, हमारी किस्मत, कोई चारा नहीं है, दूसरा टायर बदल कर ही जाना होगा, कहते हुए वे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दोनों लॉरी से नीचे उतर कर देखते हैं तो आगे का टायर पंचर हो गया था। शुक्र है कि पीछे का टायर पंचर नहीं हुआ था। उन दोनों ने राहत की सांस ली और उस टायर की तरफ टॉर्च की रोशनी डालकर देखने लगे। लेकिन वो जगह बहुत ही भयानक थी।
उस जगह पर लॉरी रुक जाने का मतलब था मौत से लड़ना। ये बात उन्हें पता नहीं थी। भैया जल्दी से टायर बदलकर दूसरा टायर लगा लेते हैं और यहाँ से निकल चलते हैं। ये इलाका न जाने क्यों अजीब सा लग रहा है। राजू के इतना कहते ही वे जैक निकालकर नीचे लगाते हैं और पीछे से दूसरा टायर लाकर उसे बदलने की कोशिश करते हैं। तब तक रात के 12 बज चुके थे। जब वे उस टायर के नट खोलकर उसे निकाल रहे थे, तभी राजू को किसी के रोने की अजीब सी आवाज सुनाई देती है। चंदू टायर बदलने के काम में लगा हुआ था। वो रोने की आवाज सुनते ही राजू कहता है, भैया क्या आपको किसी के रोने की आवाज सुनाई दी? तब चंदू कहता है, नहीं यार, मुझे ऐसी कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। तुमने ऐसा क्यों पूछा? कुछ नहीं भैया, राजू कहता है। फिर 2 मिनट बाद वे रोने की आवाजें बहुत ही भयानक तरीके से आने लगती हैं, जैसे कोई किसी को मार रहा हो और वो जान के डर से रो रहा हो। इस बार वे आवाजें राजू और चंदू दोनों को साफ सुनाई देती हैं। दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। भैया देखा आपने, ये रोने की आवाजें यहीं इसी तरफ से आ रही हैं। राजू के इतना कहते ही टायर बदल रहा चंदू खड़ा होकर चारों तरफ देखता है। वहां कोई नहीं होता, लेकिन रोने की आवाजें लगातार आ रही थीं। हाँ यार, तुम सही कह रहे थे, यहाँ कोई रो रहा है। इतनी आधी रात को ये रोने की आवाजें कैसी? दोनों ऐसा सोचने लगते हैं। ऐसे ही देखते देखते लॉरी के बगल से खाली खेत में कोई औरत जैसी आकृति खड़ी थी, जिसने लाल साड़ी पहनी हुई थी। उसके बाल भयानक थे और वो अपनी गर्दन नीचे झुकाए रो रही थी। रोने की आवाजें उसी तरफ से आने पर राजू टॉर्च जलाकर देखता है। देखने पर वहां एक लड़की की आकृति दिखाई देती है। किनारे कौन होगा? राजू चंदू से पूछता है। अरे हमें इससे क्या लेना देना, ऊपर से ये थोड़ा जंगली इलाका है। ऐसी जगहों पर अगर ऐसी आकृतियां दिखें तो हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए। जल्दी से टायर बदलते हैं और निकल चलते हैं, चंदू कहता है। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हो सकता है कोई मुसीबत में हो, अगर कोई यहाँ फंस गया हो या आसपास कोई गांव हो। रुकिए, मैं जाकर पूछता हूँ। ये कहते हुए राजू उस तरफ जाने लगता है। अरे राजू, मेरी बात सुन यार, मत जा, चंदू कहता रहता है। रुकिए भैया, मैं उससे पूछ कर आता हूँ, कहते हुए वो आगे बढ़ता जाता है। इधर चंदू टायर बदल लेता है। वो उस पुराने टायर को ले जाकर पीछे जाली में रख देता है। उधर राजू धीरे धीरे उस आकृति वाली दिशा में जाता है। वहां जाकर वो खड़ा हो जाता है और टॉर्च की रोशनी डालकर देखता है। वो अपना चेहरा बिना दिखाए खड़ी होती है। उसके पूरे शरीर पर सोने के आभूषण थे। हाथों में चूड़ियां और पैरों में पायल चमकती हुई दिखाई दे रही थी। कौन हो तुम? इतनी रात के अंधेरे में यहाँ क्या कर रही हो? वो पूछता है। तभी दूर से गीदड़ों के भयानक रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। अरे राजू, वापस आजा, कौन है वो? जल्दी वापस आजा, चंदू चिल्लाता है। हाँ भैया, आ रहा हूँ, रुकिए, कहते हुए वो उस लड़की से कहता है। बताओ ना, तुम कौन हो? अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो हम करेंगे। इतना कहते ही वो अचानक हंस पड़ती है। उस हंसी का राज समझ नहीं आता। वो हंसी बहुत ही भयानक थी। तुम मेरी मदद करोगे? ये कहते हुए वो बालों को हटाकर अपना चेहरा दिखाती है। उसका चेहरा बहुत ही भयानक, खून से सना हुआ और विकृत था। उसका रूप देखकर राजू जोर से चीखता है और पीछे की तरफ भागता हुआ आता है। क्या हुआ रे? कहते हुए चंदू आगे आता है। भैया चलो यहाँ से, लॉरी में बैठो, वो इंसान नहीं भूत है, वो जोर से चिल्लाया। दोनों को डर लगने लगा। दोनों लॉरी में चढ़कर दरवाजा बंद कर लेते हैं। दरवाजा बंद करने के बाद जब वे लॉरी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो लॉरी स्टार्ट नहीं होती है। देखते ही देखते वो भूत सड़क के बीचों बीच आ गया। वो आकर इनकी तरफ देखते हुए हंस रहा था। इतने में ही चारों तरफ से कुछ और आकृतियां टूटे हुए पैरों, टूटे हुए हाथों और सिर पर बड़ी बड़ी चोटों के साथ भयानक रूप में लॉरी के चारों ओर जमा हो गईं। उन आकृतियों को देखकर चंदू और राजू कांपने लगे। तभी नीचे खड़े उस भयानक भूत ने केबिन के अंदर हाथ डालकर राजू का सिर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अंदर लगी हुई भगवान हनुमान की तस्वीर की वजह से वो झटके से दूर जा गिरा। तब उन दोनों को समझ में आया, अरे राजू, अगर हम इस लॉरी से नीचे उतरे तो वे हमें मार डालेंगे। जब तक हम इस केबिन में हैं, वे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि यहाँ हमारी रक्षा के लिए हनुमान जी मौजूद हैं। चंदू के ऐसा कहते ही दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे और डरे हुए थे। वे सारी आकृतियां लॉरी के ऊपर चढ़कर लॉरी को हिला रही थीं। वे लॉरी के शीशे के सामने आकर अपने भयानक रूपों से इन्हें डराने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और एक बार फिर से लॉरी को स्टार्ट किया। इस बार लॉरी स्टार्ट हो गई। यही सही मौका है सोचकर वे लॉरी को तेजी से ड्राइव करते हुए आगे बढ़े। वे सारे भूत लॉरी के पीछे ही भाग रहे थे। कुछ भूत लॉरी के केबिन के छत पर बैठकर उसे जोर जोर से पीट रहे थे। वे उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। वे लॉरी के साथ साथ दौड़ते हुए आ रहे थे। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें।
अंदर डर का माहौल था और भूत लॉरी में रखी चावल की बोरियों को बाहर फेंक रहे थे। तभी सामने एक गांव आ जाता है। उस गांव की सीमा पार करते ही वे सारे भूत अचानक जोर से चीखते हुए गायब हो गए। उस गांव की सीमा के पास एक देवी माँ का मंदिर था। वे दोनों वहीं सीमा के पास उतरे और उस मंदिर में माथा टेका। टीका लगाने के बाद उस डर के कारण वे गांव को पार करके आगे जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उन्होंने सोचा कि भले ही देर हो जाए, हम इस लोड को आराम से उतारेंगे, और ये सोचकर गांव के पहले घर का दरवाजा खटखटाते हैं। उसमें से 2 लोग उठकर बाहर आते हैं। कौन हो बेटा, इतनी रात को हमारे घर का दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? वे पूछते हैं। थोड़ा पीने का पानी दे दीजिए, वे चिल्लाए। उन्होंने उन्हें पीने का पानी दिया। क्या हुआ बेटा, कौन हो तुम? जब उन्होंने पूछा तो उन दोनों ने सब कुछ बता दिया जो उनके साथ हुआ था। वे दोनों गांव वाले भी बहुत डर जाते हैं। इतना भयानक हादसा हुआ, लेकिन बेटा तुम रात के समय इस रास्ते से क्यों आए? आमतौर पर रात में उस रास्ते से कोई नहीं जाता, और अगर जाते भी हैं तो कुछ नियमों का पालन करके जाते हैं। तब चंदू और राजू पूछते हैं, असल में उस सड़क पर क्या हुआ था? वे भूत क्या हैं? वो बिल्कुल इंसानों के रूप में ही दिख रहे थे और फिर भयानक रूप में बदल रहे थे। बात यह है बेटा कि ठीक 5 साल पहले उसी रास्ते पर डाकुओं ने एक शादी की बस को रोक लिया था और उसमें बैठे लोगों को बड़ी बेरहमी से मार डाला था। कुछ लोग भाग गए थे, दुल्हन और बाकी सभी लोग मारे गए थे। वे सभी भूत बनकर उसी इलाके में रात के समय अपने बदले का इंतजार करते रहते हैं। इसीलिए सड़क के किनारे चेतावनी वाले बोर्ड लगाए गए हैं। वो सब एक रहस्य बनकर रह गया है। तुम जाने अनजाने में आ गए, लेकिन किसी भगवान ने तुम्हें बचा लिया। खैर, आज रात यहीं रुक जाओ और सुबह चले जाना। अभी जाना ठीक भी नहीं होगा, उन्होंने कहा, और उन दोनों को उस रात के लिए अपने घर में ही रख लिया। सुबह तड़के 5 बजे उस स्मगलर का फोन आता है। क्या हुआ, तुमने अभी तक डिलीवरी नहीं की? कहाँ चले गए तुम लोग? उसने पूछा तो वे उसे सब कुछ सच सच बता देते हैं। आप डरिए मत, हम बस 1 घंटे में डिलीवरी कर देंगे और उसके बाद आपसे आकर मिलेंगे, ऐसा कहकर वे फोन रख देते हैं। फिर उन दोनों गांव वालों का शुक्रिया अदा करके वे दोनों उस लोड को लेकर बताए गए पते पर पहुंचा देते हैं। वहां जाने के बाद डिलीवरी मिलने की पुष्टि के रूप में उन्हें एक गुप्त पत्र यानी कोडिंग लेटर दिया जाता है। उस पत्र को लेकर सुबह सुबह वे फिर उसी रास्ते से वापस लौट रहे होते हैं जहां उन भूतों ने उन्हें परेशान किया था। उस सड़क पर पहुंचते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई चुंबक उन्हें खींच रहा हो। वे उस इलाके को देखकर डरते हुए ही अपनी लॉरी को आगे बढ़ाते ले गए। उसके बाद आकर उन्होंने वो कोडिंग लेटर दिया और अपने पैसे ले लिए। जब मुझे जरूरत होगी मैं तुम्हें फिर से कॉल करूंगा, तुम्हें आना होगा, उस स्मगलर ने कहा। तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, माफ कर दीजिए हुजूर, और उस डर को अपने अंदर ही छिपाकर उन मिले हुए पैसों से वे खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगे। कुल मिलाकर ये कहानी यहीं खत्म हुई। लेकिन अगर फिर से ऐसा कोई भाड़ा मिले तो राजू और चंदू मानेंगे या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन अगर वे मान गए तो उसके पीछे कोई ना कोई खतरा जरूर आएगा, ये इस कहानी से समझा जा सकता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? आप कमेंट सेक्शन में अपनी पूरी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। एक और दिलचस्प कहानी के साथ मैं फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए विदा। जय हिंद।